दोस्तों, कोरोना महामारी के साथ साथ एक और बीमारी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और ये बीमारी है ब्लैक फंगस। दिल्ली में मामले सुनने में आए कि कुछ लोगों की आंख भी निकालनी पड़ी। आखिर ये ब्लैक फंगस बीमारी है क्या और इतना क्यों फैल रही है, इसके बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर आदित्य जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या भला? क्योंकि देखिए, कोरोना होने के बाद लोगों को ब्लैक फंगस हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये बीमारी है क्या और ये क्यों हो रही है। ऐसा है कि जी ये बीमारी कोई रेयर डिजीज़ नहीं है, बट अनकॉमन है। ये पहले भी होती थी। ये जनरली उन लोगों को ये एक फंगल टाइप ऑफ इन्फेक्शन है, जो कि आपको पता है फंगस सारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में है ही है, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, पर वो पैथोजेनिक यानी कि संक्रमण नहीं करता। अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, कोविड, पोस्ट कोविड है जिसमें स्टीरॉयड थेरेपी वगैरह दिए, ये फंगस जो है ये नाक वगैरह में ग्रो कर जाता है, क्योंकि इसका जो फंगस का इफ़ेक्ट है, उसका जो डिजीज़ है वो ब्लैक कलर की अंदर की चमड़ी को ब्लैक कलर में टर्न करती है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। ये जो फंगस है इसको राइजोपस बोलते हैं। जनरली इसकी बड़ी क्लासिफिकेशन में इसको म्यूकोरेल्स भी बोलते हैं। डॉक्टर साहब, ये किन किन लोगों को अपनी चपेट में ले दिया? क्योंकि लोगों को ये पता नहीं, अब लोग डरे हुए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कोरोना हो रहा है हमें, तो हमें भी हो जाएगी। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हमें कोरोना होकर ठीक हो गया है, कहीं ये हमें अपनी चपेट में ना ले ले। तो ये किन किन लोगों को अपनी चपेट में ले रही है सबसे ज्यादा? जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि ये पहले भी थी डिजीज़, यानी कि ये डिजीज़ है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स की, जिसको हिंदी में कहते हैं जिनके पास संक्रमण करने की शरीर में शक्ति कम होती है। अब वो कौन कौन लोग होते हैं? सबसे ऊपर नाम आता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलिटस, यानी कि जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है उनको होती है, या ऐसे लोग जो कि एंटी कैंसर ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, कैंसर के लिए ले रहे हैं, या जिनको ट्रांसप्लांट्स वगैरह हो चुके हैं, तो उनको ट्रांसप्लांट, उनके किडनी, मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, तो किडनी के ट्रांसप्लांट को जारी रखने के लिए उनको इम्यूनोसप्रेसेंट, यानी कि बॉडी ज़्यादा लड़े ना उनसे, किडनी से जो लगाई गई है, उनको ऐसी ड्रग्स दी जाती है जिनको इम्यूनोसप्रेसेंट बोलते हैं। ये ओल्ड एज भी इसमें है। तो इस टाइप की जो बीमारी, अब क्या हुआ है कि पोस्ट कोविड, क्योंकि कोविड इटसेल्फ खुद ही ये इम्यूनोसप्रेशन करता है, यानी कि बॉडी की संक्रमण की शक्ति को कम करता है। उसके ऊपर जो जिनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको हम स्टीरॉयड्स देते हैं, जो भी इम्यूनोसप्रेसेंट है। तो ये देखने में आ रहा है कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट है या कोविड के दौरान जिनको हाई डोजेज स्टीरॉयड दी गई है, उनमें ये ज़्यादा आ रहा है। तो पर एक चीज़ है कि ये जो डिजीज़ है ये नॉन कंटेजियस है। अगला सवाल मेरा यही था कि क्या ये संक्रमण से फैलती है? नहीं, ये एक दूसरे की बॉडी से संक्रमण से नहीं फैलती, तो इसलिए इससे ये डर निकाल देना चाहिए कि ये संक्रमण बीमारी है, ये जिसको हो गई उसको ही होती है, एक से दूसरे में नहीं फैलती है। डॉक्टर साहब, इससे बचने के लिए कोरोना के दौरान भी और कोरोना के बाद भी ऐसे क्या कदम उठाएं लोग कि इस बीमारी से वो बच सके, जितना हो सके वो बचने की कोशिश करें? देखिए, सबसे पहले तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है जो ट्रीट कर रहे हैं कोविड को, कि स्टीरॉयड का यूज़ बड़े अच्छे ढंग से किया जाए। एक जो हमने तरीके बनाए हुए हैं स्टीरॉयड के यूज़ के, कि ओवरडोज ना करें स्टीरॉयड की, इनएडवर्टेंट यूज़ ना करें, यानी कि अधिक मात्रा में बिना बात के स्टीरॉयड का यूज़ ना करें। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि मरीज को कैसे पता लगेगा? जिसको स्टीरॉयड दिया जा चुका है, कोविड जिसको हो चुका है, वो डायबिटिक है, उसमें देखिए कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि नाक के ऊपर कोई दर्द होना शुरू हो गया, आँख में से ज़्यादा पानी आना शुरू हो गया, नाक में से कोई स्मेल आनी शुरू हो गई, डिस्चार्ज, यानी कि नाक में से पानी जो निकल रहा है गाढ़ा हो गया है, उसमें खून आ रहा है, या मुंह में से स्मेल आनी शुरू हो गई है, या सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, फीवर ठीक नहीं हो रहा, दोबारा हो गया फीवर। इस टाइप के जो लक्षण हैं, अगर ये आते हैं तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, पीजीआईएमएस रोहतक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस बीमारी से निपटने के लिए, लोगों को सही सुविधाएं देने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और क्या यहाँ पर भी कुछ केसेस आए हैं ब्लैक फंगस के? हाँ जी, हमारे पास पिछले कुछ दिनों में, यानी कि अगर 15 दिन की बात या 12 दिन की बात दे, एकदम पेशेंट्स आने शुरू हुए हैं।
इस टाइम हमारे पास क्लोज टू 30 पेशेंट्स हैं ब्लैक फंगस के। अब उनको हम एक हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बना हुआ है कि भाई उनको हमें ट्रीटमेंट कैसे करनी है। मरीज़ को आते ही पहले डायग्नोसिस क्लिनिकल सस्पिशन होता है, उसके बाद उसके हम इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी, एमआरआई, अगर किसी और जगह की बीमारी यानी आँख में फैल रही है या हमें लगा ब्रेन में है तो वो रेफरल किए जाते हैं। हम क्या करते हैं इसमें, ईएनटी में हमारा रोल है कि सबसे पहले इसको एक दवाई है एम्फोटेरेसिन बी, जो कि रामबाण दवाई है इसके लिए। हालांकि उसकी डोज भी बहुत हाई है, दवाई भी बड़ी टॉक्सिक है, पर उसको हम टाइट्रेटेड वे में यानी कि उसको पात अनुपात करके उसको हम उस मरीज को देते हैं। उसके बाद हम नेज़ल एंडोस्कोपी के जरिए उसका स्पेसिमेन निकालते हैं और इसको डिब्राइडमेंट कहते हैं। जैसे कि कोई घाव हो जाता है उसमें से उसको ठीक ठाक करने के लिए उसको दोबारा से हम ऑपरेट करते हैं और वो जो डिब्राइड मटेरियल है उसका स्पेसिमेन भी करते हैं और उससे वो जो है फंगस का लोड भी अंदर कम हो जाता है, जिससे कि दवाई की पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और मरीज़ ठीक। ये जो दवाई है और ये ट्रीटमेंट है तकरीबन एक ऑन एन एवरेज एक मरीज के ऊपर 15 से 20 दिन तक चलती है। उसके बाद फिर हम मरीज को ओरल एंटीफंगल यानी कि खाने की गोलियां जो एंटीफंगल होती हैं उसको देती हैं, जो कि उसको टोटल 90 डेज तक करना है। फिर वो बीच बीच में आके दिखाता रहता है। इस बीच हम उसके ब्लड यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट है और भी टेस्ट करते हैं, जिससे कि वो दवाई का असर भी कोई बुरा अगर हो रहा है तो हमें पता लग जाए, उस हिसाब से हम दवाई मॉडिफाई कर देते हैं। डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत के लिए और ये सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका और जय हिंद।